अस्सलामुअलैकुम। इस वीक के वीकली सेल्स आइडियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक हमने फैसल बैंक को हाईलाइट किया है। फैसल बैंक को हाईलाइट करने का मकसद उसकी परफॉर्मेंस है। हमने देखा कि कैलेंडर ईयर 2022 में फैसल बैंक ने अराउंड 11 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया। तकरीबन ईपीएस भी 7 के ऊपर आया। ये तकरीबन 37% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि फैसल बैंक ने जो अपनी ब्रांचेस का नेटवर्क है वो भी बढ़ाया है। एज ऑफ नाउ तकरीबन 700 ब्रांचेस हैं इनकी, एंड दे आर एंटिसिपेटिंग कि इस साल तकरीबन 50 से 60 ब्रांचेस ये और ऐड करेंगे। एंड ये भी प्लान कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में अपना ब्रांच नेटवर्क 1000 से ज़ायद ब्रांचेस पर ले जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि जब ब्रांच नेटवर्क इनका बढ़ेगा तो इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। एंड डिपॉजिट ग्रोथ भी हमने देखा है कि जो पिछला साल गुजरा है तकरीबन 21% की इनकी डिपॉजिट ग्रोथ थी। अब जो नई ब्रांचेस खुली हैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में इनकी जो डिपॉजिट ग्रोथ होगी वो तकरीबन 23 से 24% के दरमियान रहेगी। जहाँ तक स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो हमने देखा था कि पिछले साल फैसल बैंक ने तकरीबन 7 रुपये का टोटल डिविडेंड अनाउंस किया था। तकरीबन अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो तकरीबन 29% की वो डिविडेंड यील्ड बन जाती, जो कि तमाम बैंक से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा है। इस साल भी लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि डिविडेंड इस साल भी ज़्यादा ही आएंगे। ऑल्दो जो रिसेंट एक एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी बैंक की, उसमें मैनेजमेंट ने यही कहा था कि एज सच उनकी कोई क्लियर कट डिविडेंड की पॉलिसी तो नहीं है, बट बिकॉज अब इस्लामिक बैंक में इनकी कन्वर्जन हो चुकी है और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो कार की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो एडीआर की रिक्वायरमेंट हो, वो बेंचमार्क पर ये बैंक जो है अभी है। सो दे हैव द क्वेश्चन कि आगे भी वो डिविडेंड की जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखें। अभी अगर हम बैंक को देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यू है, 2.91 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड रिसेंटली हमने देखा था कि मार्केट में एक सेल ऑफ आया था बिकॉज मार्केट प्रेशर में थी, आईएमएफ का डिले हो रहा था। सो बैंक की प्राइस में एक डेप्रिसिएशन हुई है। सो एक इनफ हमें नज़र आता है कि एक इनफ रूम क्रिएट हुआ है। हमने अगर हम इसको इस लेवल पे भी अगर हम इसको ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन का मौका मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस बैंक के हवाले से हाईलाइट करने का ये है कि बैंक बिकॉज अब उसको इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सो हम ये देख सकते हैं कि इस साल के मिड या थर्ड क्वार्टर में बैंक जो है वो केएमआई का पार्ट भी बन जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग होती है वो भी हमें नज़र आएगी इस बैंक में। सो वो एक एडिशनल एक हमें एक अपसाइड नज़र आएगी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में। दूसरे सेल्स आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो दूसरा सेल्स आइडिया हाईलाइट किया है इससे वो है पायनियर सीमेंट। सीमेंट्स के हवाले से हमें मालूम है कि इंटरनेशनली हमने देखा था कि डिमांड का एक स्लो डाउन हुआ एंड पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ा। पाकिस्तान में भी हमने यही सिनेरियो देखा कि डिमांड में कमी थी और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सीमेंट प्राइसेस जो शेयर की प्राइसेस थी उनमें एक अच्छी खासी डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिली। बट अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट स्टेबल होना शुरू हुआ है सीमेंट्स में थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। इंटरनेशनल कोल प्राइसेस भी गिरी हैं तो वो भी एक सीमेंट्स को फ़ायदा दे रही हैं। सिर्फ अगर आज की ही बात कर लें तो ओवरनाइट तकरीबन $3 से $4 मज़ीद जो है वो रिचर्ड बे गिरा है। तो अब तकरीबन 130 की एवरेज पे रिचर्ड बे ट्रेड कर रहा है, जो कि सीमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सिर्फ पायनियर की बात करें तो पायनियर का अराउंड 25% की हमें ग्रोथ नज़र आती है उनके सेल्स के अंदर। इन्होंने जो अपना न्यू प्लांट लगाया था, जो प्रोडक्शन लाइन इन्होंने बढ़ाई है उसकी वजह से भी इनकी सेल्स बढ़ी हैं और आगे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। ऑल्दो अभी प्रेशर ज़रूर है, बट हमें एक चीज़ जो देखने में आई है कि पायनियर सीमेंट की जो सेल्स है उसमें जो ग्रोथ आ रही है वो एक स्टेलर परफॉर्मेंस की वजह से ही है। सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर होगा वो भी पायनियर सीमेंट के लिए अच्छा ही होगा। सो दैट्स वाई हाईलाइट करने का मकसद ये था कि अभी काफ़ी स्टॉक में हमें एक डेप्रिसिएशन देखने को मिली बिकॉज मार्केट नीचे आई थी। सो करंट लेवल्स पे इसको बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। लास्टली हम जो थर्ड सेल्स पे क्या उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है कैपको। कैपको बेसिकली पिच करने का एक आइडिया ये था कि ऑल्दो इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है वो स्लाइटली लेस देन एक्सपेक्टेशन आया और इवन दो इसने अपना लॉस बुक किया और ईपीएस भी इसका तकरीबन ₹2 के हिसाब से कम हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसने मार्केट में तकरीबन 3 या 3.5 रुपीज़ का इसने डिविडेंड अनाउंस किया। उसकी वजह से और इवन जब रिज़ल्ट अनाउंस नहीं भी हुआ था उसकी एंटिसिपेशन में ही स्टॉक के अंदर तकरीबन 5 to 6 रुपीज़ की हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। दूसरा इसका फैक्टर सबसे बड़ा ये है कि ऑल्दो लास्ट क्वार्टर इसका इतना ज़्यादा सही नहीं था
और जिसकी वजह से मतलब मार्केट में ये इतना ज़्यादा चल भी नहीं पाया, एक तरह से स्टैग्नेशन रही इसमें। लेकिन अभी क्योंकि करंटली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, जैसे हमने लास्ट वीक अपने वीकली रिकैप में डिस्कस भी किया था कि ब्रेंट और WTI की जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से जो मेन इनका जो फ्यूल सोर्स है कैप्को का, दैट इज़ डीजल एंड फर्नेस ऑयल। तो जब इनको सप्लाई अपनी जो है वो एक सस्ती मिलेगी तो इसकी वजह से इनकी रेवेन्यू में हमें बम देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो इसका जो रिज़ल्ट है क्वार्टर का, वो होपफुली अच्छा रिज़ल्ट ये लोग पेश कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये बेसिकली मेन दो रीज़न्स यही थे। बाकी ये कि अभी ये करेंटली 24 to 25 की रेंज में ट्रेल कर रहा है, और इवन दो ये एक लॉन्ग टर्म का ऑप्शन समझा जाता था इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स और डिविडेंड्स पे आउट्स वगैरह, लेकिन अभी करंटली जो मार्केट के हालात चल रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्म में भी कंसिडर किया जा सकता है। थैंक यू।